आइए आज एक बार पुनः आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। हम लोग अभी तक 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में संसाधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग मृदा संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक भारत के दो प्रमुख मृदा जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल और काली मृदा ब्लैक सॉइल की चर्चा कर चुके हैं। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में और आपकी परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। उसी तरह से लाल एवं पीली मृदा रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट मृदा लेटेराइट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा और वनीय मृदा जिसे माउंटेनियस सॉइल कहते हैं, ये सभी काफी महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में एक एक कर जानकारी प्राप्त करते हैं, साथ में मृदा क्षरण के कारण और उनके रोकने के उपायों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लाल एवं पीली मृदा के बारे में कि इसका निर्माण कैसे होता है, लाल एवं पीली क्यों दिखाई देती है और भारत के किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस मृदा का निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टान के टूटने फूटने से होता है। आग्नेय चट्टान जिसके बारे में आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः देख लीजिए कि चट्टान के तीन प्रकार हैं। एक आग्नेय यानी आइगेनियस रॉक्स, दूसरा अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा रूपांतरित अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूपांतरित जिसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो ये तीन प्रमुख प्रकार है, इसको जानना चाहिए हमेशा। अब लाल एवं पीली मिट्टी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने से बन रहा है, यानी एक प्राचीनतम चट्टानों के टूटने फूटने से बन रहा है और आग्नेय चट्टान में लौह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयरन एलिमेंट्स, आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण ही इसका रंग लाल है। उसी तरह से जल योजन हाइड्रेशन की क्रिया इस मिट्टी में होती है और हाइड्रेशन की क्रिया होने के कारण ही इस मिट्टी में पीलापन पाया जाता है, अर्थात लौह ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड के साथ जल के प्रतिक्रिया होने के कारण, जिसे जल योजन कह रहे हैं, के कारण ही इसका रंग लाल के साथ साथ पीला भी है। अब आपके सामने एक चित्र है जिसमें आप इस मिट्टी की पहचान कर सकते हैं। इस मिट्टी का विस्तार इस मैप में जितना दूर तक लाल क्षेत्र दिखाई दे रहा है उन क्षेत्रों में है। आप ध्यान से देखिएगा तो इस मिट्टी का विस्तार ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य को आप समझ रहे होंगे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम आदि है। तो इन राज्यों में और पश्चिमी घाट पर्वत जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, उसके निचले भागों में, यानी गिरिपद जो पर्वत के निचले भाग होते हैं, उसमें एक पतली पट्टी के रूप में दिखाई दे रहा है। अर्थात इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार दक्कन के पठारी क्षेत्र, यानी अगर भारत को हम देखते हैं तो भारत का एक पश्चिमी घाट पर्वत का एक पट्टी है, यानी पर्वत के निचले भाग में, और ये दक्कन का भाग जो पठार का है और आंध्र प्रदेश उड़ीसा होते हुए इस तरह से इन क्षेत्रों में ये मिट्टी फैली हुई है। इसके साथ साथ कुछ उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी पाई जाती है। अब इस मिट्टी का विस्तार अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक विस्तार वाला राज्य ये तमिलनाडु है, अर्थात लाल मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है तो तमिलनाडु में। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। इसी तरह से केरल के कुछ भाग, और ये देख रहे हैं कि इस मिट्टी का विस्तार इन क्षेत्रों में है। अब इस मिट्टी में मुख्य रूप से अनुपजाऊ होने के कारण मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज शामिल होंगे तो मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी आदि का उत्पादन किया जाता है। लाल मिट्टी के बाद अब हम लोग अगली मिट्टी को देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी को। लेटेराइट मिट्टी
लेटेराइट मिट्टी लेटर शब्द से बना है। यह लेटर शब्द से बना है और लेटर ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट का अर्थ होता है, लेटर का अर्थ होता है ईंट और ग्रीक भाषा के शब्द के मिलने से बना है। अब हम लोग लेटेराइट के बारे में ये देखेंगे कि इस मिट्टी का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण वैसे जलवायु प्रदेशों में, वैसे मौसमी प्रदेशों में होता है जहां उष्ण एवं उपोष्ण परिस्थिति होती है। उपोष्ण जलवायु पाया जाता है और उष्ण उपोष्ण का मतलब हुआ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। उष्ण का मतलब हो गया कि जहां गर्मी अधिक पड़ती है वैसा क्षेत्र है, लेकिन गर्मी के साथ साथ वर्षा भी अधिक होनी चाहिए, यानी गर्मी और वर्षा दोनों जहां ज्यादा होगी उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा। लेकिन एक शर्त है कि ये उष्ण यानी गर्म और वर्षा दोनों वैकल्पिक रूप से हो, अल्टरनेटिव रूप से हो, कि एक मौसम गर्मी का उष्ण हो और दूसरा वर्षा का हो और इस तरह से एक चक्र के रूप में चलता हो। उन्हीं क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का विकास होता है। अगर हम देखें इसके विस्तार को तो भारत में, अब यहाँ एक प्रश्न आएगा कि भारत में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं केरल। केरल में सर्वाधिक क्षेत्रफल लेटेराइट मिट्टी का है, सर्वाधिक क्षेत्र। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, महाराष्ट्र में पुनः पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग भारत के मानचित्र पर देख सकते हैं कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है। तो यहां देख रहे हैं कि तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र तथा झारखंड में रांची पठार के पश्चिमी क्षेत्र, जो पाट पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब इस मिट्टी में निछालन की समस्या पाई जाती है, लीचिंग की समस्या पाई जाती है। तो ये लीचिंग है क्या? तो लीचिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण मिट्टी का उपजाऊ महीन कण, जो ऐसे भी इस मिट्टी में कम पाई जाती है, वह अंदर चला जाता है तथा अंदर से बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, बालू, पत्थर, कंकड़ आदि ऊपरी सतह पर आ जाता है और महीन कण वर्षा के कारण नीचे चला जाता है, जिसके कारण यह मिट्टी और अनुपजाऊ हो जाता है। बड़े कण ऊपर आ गए और वर्षा के कारण महीन कण नीचे चला गया, तो इसके कारण इस मिट्टी का निछालन होता है, लीचिंग हो जाता है और यह मिट्टी और अधिक अनुपजाऊ हो जाती है। इस मिट्टी में यद्यपि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर चाय, कॉफी और काजू का उत्पादन वर्तमान समय में किया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी यानी डिजर्ट सॉइल, तो नाम से ही स्पष्ट है कि यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता होगा। तो आप जानते होंगे कि भारत में मरुस्थलीय मिट्टी अर्थात मरुस्थल किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो भारत के मानचित्र को अगर ध्यान से देखिएगा तो पश्चिमी राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल है, जिसे थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ग्रेट
इंडियन डिजर्ट भी इसे कहते हैं। और इसी भाग में मुख्य रूप से भारत में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह शुष्क एवं लवणीय मिट्टी है और इसमें ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। ह्यूमस जो मिट्टी का सबसे उपजाऊ तत्व होता है, जो सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है, और ये वनस्पति के कारण होता है। तो चूंकि मरुस्थल में वनस्पति का अभाव होता है, इसके कारण इस मिट्टी में ह्यूमस का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण यह अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है। लेकिन इस मिट्टी के निचले भाग में कैल्शियम यानी चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण उपजाऊ तत्व होते हैं। तो कैल्शियम, और प्राचीन समय में इस क्षेत्र से कुछ नदियां प्रवाहित होती थी जो अब सूख गई है, जिसके कारण इसमें जलोढ़ का मिश्रण पाया जाता है। तो कैल्शियम निचले भाग में पाए जाने के कारण और जलोढ़ के मिश्रण पाए जाने के कारण जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उन क्षेत्रों में अनाज का उत्पादन होता है। जैसे राजस्थान के पश्चिमी भाग में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है, जिसके कारण पश्चिमी भाग, खासकर राजस्थान का गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला आदि प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्र बन गया है। तो मरुस्थलीय मिट्टी के बाद देखते हैं बनीय मिट्टी। बनीय मिट्टी मुख्य रूप से पर्वतीय ढालों पर पाया जाता है। बनीय मिट्टी, अब यहां ध्यान देना होगा कि नाम बनीय मिट्टी है तो केवल ये मत समझ लीजिएगा कि ये जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है, वन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, बल्कि यह मिट्टी माउंटेनियस सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका विकास पर्वतीय ढालों पर होता है। तो इस प्रकार की मिट्टी चूंकि पर्वतीय ढालों पर विकसित होता है, मान लिया कि यह कोई पर्वत है, तो इसके ऊपरी भाग में मोटे मोटे कण होते हैं जो ज्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, जबकि निचले भाग में महीन कण जमा हो जाते हैं जो ये ज्यादा उपजाऊ होते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है भारत में। कश्मीर, उत्तराखंड के पर्वतीय ढाल, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय ढाल और अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। अब चूंकि पर्वतीय ढाल है, जिसके ढाल और गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी के कण लुढ़कते रहते हैं, इसलिए इसकी परत पतली होती है। परत पतली, ज्यादा मोटी नहीं होती है, फिर भी इसमें ह्यूमस का मात्रा रहता है और चूना पाया जाता है, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत उपजाऊ मिट्टी है। और इस मिट्टी में पर्वतीय ढालों पर चाय की कृषि की जाती है। तो ये भारत के प्रमुख मृदा के बारे में हम लोग देख रहे थे। अब मृदा के बाद हम लोग मृदा क्षरण के उपायों को देखेंगे। मृदा क्षरण के कारण और उसके उपाय को देखेंगे। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, संरक्षण। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लास 10th के लिए विशेषकर, क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि मृदा क्षरण के क्या कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं तथा इसके रोकने के प्रमुख उपाय क्या क्या है। तो मृदा क्षरण का एक सामान्य कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई एक सामान्य कारण है। वनों की इतनी अधिक मात्रा में कटाई मानव की जनसंख्या बढ़ने के कारण हो रहा है, जिससे मृदा क्षरण की समस्या उत्पन्न हुई है। विशेषकर पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में जब वृक्ष कटते हैं, तब वहां बारिश होने के बाद जल की प्रवाह काफी तेज हो जाता है और तेज प्रवाहित जल मिट्टी को बहाकर चला जाता है, और मिट्टी के कट छट कर बह जाना ही मृदा क्षरण है। उसी तरह से दूसरा प्रमुख कारण है अति पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग। अति पशुचारण ये दूसरा प्रमुख कारण है।
जैसे मान लिया जाए कि चारागाह के अभाव में एक ही भूमि पर लंबे समय तक पशुओं को छोड़ दिया जाता है। पशु घास को जड़ से उखाड़ लेते हैं, जिसके कारण मिट्टी कमजोर हो जाती है। और जब तेज वायु या मानसून की पहली वर्षा होती है तो मिट्टी कमजोर मिट्टी के उपजाऊ तत्व को अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी नष्ट होती है और मिट्टी की परत भी बह जाती है। तो इस तरह से ओवर ग्रेजिंग के कारण क्षरण की समस्या होती है। उसी तरह से मानव द्वारा निर्माण कार्य, अब निर्माण कार्य में बहुत सारे कार्य आ जाएंगे, जैसे उद्योग की स्थापना, परिवहन साधन, उद्योग, परिवहन साधन, सड़क, रेल लाइन आदि बनाने के लिए मिट्टी की काट छांट करना, खनन आदि, ये सब मानव द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके कारण मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और टूट फूट कर नष्ट हो जाती है। इस तरह से अगला कारण अगर देखते हैं तो अपर्दन, इरोजन। अपर्दन भी एक बड़ा कारण है मिट्टी क्षरण का। तो अपर्दन क्या है, आगे के क्लास में हम लोग ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। अपर्दन, इरोजन यानी जब कुछ प्राकृतिक दूत द्वारा, एजेंट द्वारा मिट्टी को काट छांट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तब वो काट छांट कर बहाने की प्रक्रिया इरोजन कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि जल एक अपर्दन का कारण है, कारक है। जल अपर्दन के कारक हैं। जल, बहता हुआ जल, जिसे हम नदी भी कह सकते हैं, वाटर, जल, पवन। यहां थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है पवन और वायु में, ज्योग्राफी में अंतर हो जाता है। तो पवन, जो गतिशील वायु होती है उसे ही पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। तो जल, पवन, समुद्री तरंग, समुद्री तरंग समुद्र के तट पर काट छांट करती है। समुद्री तरंग, ग्लेशियर, हिमानी, हिम नदी जिसे कहते हैं, ये सब अपर्दन के दूत हैं, कारक हैं, जो जिस क्षेत्र में ज्यादा प्रभावशाली होता है, जैसे जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां जल, मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंग, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बर्फ ज्यादा रहता है वहां हिम नदी ज्यादा सक्रिय होते हैं, और जब ये प्रवाहित होते हैं तो अपने साथ मिट्टी को भी काटते छाटते हुए आगे बहाकर ले जाते हैं, जिससे मिट्टी क्षरण की समस्या उत्पन्न होती है। भारत में अगर आप चंबल नदी को देखे होंगे या मानचित्र पर देखे होंगे, तो चंबल और उसकी सहायक नदियां जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर प्रवाहित होती है, वहां तेज ढाल पर मिट्टी को काट छांट कर काफी ऊंचा नीचा बना दिया है, और वो असमतल इतना बना दिया है कि उस पर कृषि कार्य संभव ही नहीं है। और ऐसी भूमि को उत्खात भूमि, बैड लैंड कहते हैं। तो उस क्षेत्र में बहुत बड़े भूमि को अनुपजाऊ बना दिया गया है। तो वहां मिट्टी क्षरण जल अपर्दन के द्वारा हो रहा है। उसी तरह से अपर्दन सीट इरोजन के रूप में भी जल के द्वारा होता है। सीट इरोजन अर्थात चादरी अपर्दन, चादरी अपर्दन, सीट इरोजन, और इसे अवनलिका अपर्दन, जो अवनलिका अपर्दन, रील एंड गली इरोजन। तो चादरी अपर्दन मुख्य रूप से पठारी और पर्वतीय ढालों पर होता है, जहां वर्षा का पानी तेजी से पूरे के पूरी मिट्टी के परत को बहा देता है। झारखंड सहित कई राज्यों की ये समस्याएं हैं। उस तरह से अवनलिका अपर्दन, जिसका अभी एग्जाम्पल दिए रील एंड गली इरोजन का, जो चंबल क्षेत्र में कई धाराओं के रूप में काट छांट कर बना दिया गया है। अब आगे देखेंगे हम लोग इसके रोकने के क्या उपाय हैं, यानी कंजर्वेशन के बारे में। और यह भी पूछा जाता है कि मृदा क्षरण के रोकने के क्या क्या उपाय हैं, सीधे सीधे ये अलग से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, रोकने के क्या उपाय हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में समोच्च रेखीय कृषि करनी चाहिए। समोच्च रेखीय जुताई जब करेंगे, कंटूर प्लाविंग, तो उसमें होता है क्या कि ढाल पर इस तरह से जुताई की जाती है। अब समोच्च रेखा क्या होता है, तो बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समोच्च रेखा कहलाती है।
तो इस तरह से बराबर ढाल वाले क्षेत्रों को मिलाकर अगर हम जुताई करेंगे तो पानी का प्रवाह जब ढाल पर होगा तो ये जो जोता हुआ भाग है, उभरा हुआ, ये बांध के रूप में, मेड़ के रूप में जल के बहाव को धीमा कर देगा और मिट्टी को कटने से बचाएगा, बहने से कटकर बचाएगा। उसी तरह से रील एंड गली, अब नलिका अपर्दन वाले क्षेत्र में छोटे छोटे बांध का निर्माण करना चाहिए। अब नलिका वाले क्षेत्र में छोटे छोटे बांध का निर्माण करना चाहिए। पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्र में, पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा कृषि करनी चाहिए और सीढ़ी नुमा कृषि में जब बड़े बड़े खेत होंगे तो दो खेतों के बीच में प्राकृतिक वनस्पति आदि लगा देना चाहिए, जिससे ढाल पर प्रवाहित होने वाला जल धीमा हो जाएगा और इसे स्ट्रिप फार्मिंग भी कहते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग। इसी तरह से कृषकों को फसल आवर्तन, फसल आवर्तन यानी क्रॉप रोटेशन के बारे में बताना चाहिए। फसल आवर्तन क्या है? तो बारी बारी से, क्रॉप रोटेशन बारी बारी से फसल में परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे अगर धान और गेहूं की खेती कर रहे हैं जिससे मिट्टी के पोषक तत्व में कमी हो रही है, तो उसके बाद दलहन या चारे की कृषि करनी चाहिए जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर मिट्टी में फिक्स करता है। इस तरह से कभी कभी परती भी छोड़ देना चाहिए जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत में मिट्टी के प्रकार, मिट्टी क्षरण के कारण और उसके रोकने के उपायों की चर्चा किए। अब हम लोग, ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन इसके में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आकलन एवं मूल्यांकन यानी इस चैप्टर से आने वाले केवल प्रश्न और उसके उत्तर की चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।